हाँ, तो आज अपन स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री, इतिहास। और मेरी बात ध्यान से सुनना, आप 11th क्लास के अंदर आपकी जो बुक है वो विश्व का इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे आप। इंडिया हिस्ट्री या फिर किसी स्टेट की, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, इन किसी स्टेट की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे अपन। इस आपके कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री है। और वर्ल्ड हिस्ट्री हर कॉम्पिटेटिव, बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा नहीं आती। बस आपकी अगर 11th-12th की बुक्स पढ़ के चले जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट। मतलब अगर आपने 11th, क्योंकि 12th के अंदर अलग अलग टॉपिक आएंगे, तो 11th के अंदर जो वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सफिशिएंट है आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो इस बात को, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, एक बार बुक दिखा देता हूँ। खूब सारे स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम रहती है कि बुक कौन सी कैसी दिखती है। आपको ऐसी NCERT की ओरिजिनल बुक लेके आनी है। ठीक है, ये तो इस पर लिखा हुआ रहेगा आपको थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास के कुछ विषय। यहाँ पर कुछ विषय का मतलब है चैप्टर, एक ही बात है, अलग अलग चैप्टर इसने विषय 1 विषय 2 दिया, वो चैप्टर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री ऑफ फॉर क्लास 11 लिखा रहेगा। कक्षा 11 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक नई वाली लेके आना, एकदम न्यू। इसमें आलस मतलब वो मत देखना कि पैसे बचा लें, पुरानी मत लेके आना, बिल्कुल नई बुक लेके आनी है। हमेशा स्टडी पर वो नहीं देखना चाहिए। तो इस तरीके दिखती है, बहुत ही शानदार बुक है। बस इतनी सी बुक को याद कर लो, कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री फिर इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और इसकी चैप्टर वाइज अपन बात करें अगर, तो इसमें भी सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग। जैसे सेक्शन फर्स्ट है अर्ली सोसाइटीज़, यानी कि अनुभाग फर्स्ट प्रारंभिक समाज, इसमें 2 चैप्टर हैं। फिर अगला जैसे कि साम्राज्य वाला, एम्पायर वाला है, उसमें 2 फिर 3-4 चैप्टर हैं। तो मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज चैप्टर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, बहुत शानदार है। और ये जो चैप्टर है आपका, इसके पहले 2-3 पेज और इस चैप्टर से पहले, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप रीडिंग लगा लेना ऐसे ही। ठीक है, उनको पढ़ लेना। लेकिन मेरी बात को ध्यान से ये समझना है कि हिस्ट्री जो है ये बोरिंग कब हो जाती है, जब आप इसका रोजाना रिवीजन नहीं करते हो। अगर रोजाना डेली रिवीजन नहीं करोगे, देखो अपने 10th के अंदर किस लेवल की हिस्ट्री पढ़ी थी, वहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि उसमें स्टोरियाँ होती है, राजा महाराजा की कहानियाँ होती है। वो भी आपको कॉम्पिटेटिव में पढ़ना है। लेकिन अभी आपके 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री कब इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जब आप डेली पढ़ोगे। पढ़ने का सिस्टम सीख लो कि मैं जब भी रोज़ाना वीडियो डालूंगा तो कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, 30 के अंदर इतना 35-40 का समथिंग वीडियो होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता रहे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। पर मुश्किल से आपके रजिस्टर के 2-2.5 पेज 3 पेज का ये वीडियोज़ डेली मिलेगा आपको। इसको रोज़ाना पढ़ना है। जब भी सेकंड डे वापस क्लास होती है तो पहला रिवीजन करना है, फिर उसको पढ़ना है। और ईमानदारी से मेरे साथ में आज ये भी आप मेरे से प्रॉमिस करोगे, अभी आप प्रॉमिस कर रहे हो मेरे से, ये ध्यान रखना। अभी आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अभी जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ आज का आज ही याद करोगे। फिर कल जब नेक्स्ट फिर वीडियो आएगा, पहले इसका रिविज़न, फिर उसको याद करोगे, फिर अगले दिन फिर इनका रिविज़न। ऐसा मतलब हर टॉपिक को 1000 बार रिवीजन कर देना है कि वो ऑटोमेटिक फिर याद हो जाएगा। भले पढ़ दो, एक बार पढ़ते चलो, फिर बिना देखे लिख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। रोज़ाना का आपको ये काम करना है। बाकी जो भी आधा घंटे का वीडियो का आधे घंटे में याद हो जाएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको डेली देना है। उसके अलावा जो आपकी रेगुलर स्टडी वो करते रहना है। ये ईमानदारी से आपको फॉलो करना है, वरना स्टडी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो शुरुआती चैप्टर है आपके, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा शानदार थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, लेकिन इसको समझना बड़े ध्यान से। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपने आज तक सुने ही नहीं, क्योंकि इतिहास में शब्दावली जो है ना, वो शब्दावली मतलब जो वर्डिंग है, वर्ड दे रखे हैं, उनको भी अच्छे से करना है। वो शुरू में अपन वही पढ़ने, पहले वही पढ़ेंगे, ताकि शब्दों का मीनिंग पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा कैसे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना के और उनके आंसर लिख के, बिल्कुल लाइन टू लाइन थ्योरी, पूरा पैराग्राफ की। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोर्ड पे क्यों लिखता हूँ, इसीलिए मैं खुद लिखता हूँ दोनों लैंग्वेज में। नोट्स मिलेंगे आपको कि लाइन टू लाइन पहले मैं उनकी एक की जड़ खोदता हूँ। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे लाइन टू लाइन, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। उस हिसाब से अपन क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3-4 जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, नोट्स के बाहर नहीं बनेंगे। बस आपको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि इतिहास है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। मेन चीज़ क्या है कि क्या छोड़ना है और क्या रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं सिखा दूंगा आपको सब कुछ, नोट्स बहुत ही। लेकिन मेरे साथ के साथ उतारना है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं भगना है। स्क्रीनशॉट लेने वाले पहले सचेत हो जाना इस चीज़ से, क्योंकि फिर आपका फिर मुश्किल है मामला। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझ में तो आ गया होगा। इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्या हैं, ये हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से, कि जब टाइम शुरू हुआ, ठीक है, ये मतलब धरती पर जीवन स्थापित हुआ ऐसा मान लो, तो इंसान कैसे दिखता था, पहले इंसान कैसा दिखता था, क्या खाता था, कैसे रहता था, कैसे घर हुआ करते थे,
कैसे उसके वो अगर खाता था तो क्या खाता था, कैसे औजार थे, धीरे धीरे क्या शुरू से वैसा ही था क्या, या फिर धीरे धीरे उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ, अभी के इंसान में पहले के इंसान में क्या, मतलब इसमें सारी बातें पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार नॉलेज है कि मानव यानी ह्यूमन बींग कैसे दिखता था, ठीक है, कैसे रहता था, वो सब बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन शुरुआत करते हैं कुछ टिपिकल वर्ड्स की, जो आपको सीधे सीधे याद भी करने हैं और उनका मीनिंग भी समझना है। उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखो एक एक शब्द अपन लेने वाले हैं। कम से कम मैंने 9 ये आपकी वर्ड्स लिखे हैं। 9 शब्दों को, 9 वर्डों को तो अपन को समझना ही समझना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं क्वेश्चन बना दूंगा, उनमें भी मीनिंग है, बहुत शानदार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला है मानव विज्ञान, ठीक है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। हालांकि नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर इंसानों की स्टडी की जाती है वो मानव विज्ञान कहलाता है। लेकिन फिर भी एग्जाम में इसका अगर 1 मार्क्स में, ये सीधे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी बात, अपन को मीनिंग तो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की संस्कृति यानी कि कल्चर और मानव का विकास यानी कि इंसान का डेवलपमेंट, ठीक है, उनके विभिन्न पहलुओं का शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ ह्यूमन कल्चर एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट और ह्यूमन बायोलॉजी, ये वर्ड एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब इनका अपन क्या क्या करते हैं, मानव की संस्कृति और मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का शास्त्रीय अध्ययन करते हैं, एक बात तो ये। दूसरी, अपमार्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में बहुत बार वर्ड यूज करेंगे अपन। तो फिर आप सोचोगे ये क्या, स्कैवनिंग क्या होता है, अपमार्जन क्या होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि इसका अर्थ है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। जो चीज़ छोड़ रखी है, जो फेंक रखी है, सामान लो, जिनको त्यागा हुआ है, उनकी सफाई करके फिर से, जैसे ये अपन मैं बता दूं आपको, जैसे ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इन ये जो जितने भी जो हमारी ये है, इनमें आप खुदाई वगैरह करते हैं, जो अपन को कुछ चीज़ें मिलती है, ठीक है, उनकी अपन साफ सफाई करके वापस उसको ठीक रखा जाता है ना। तो वो वाली उस अकॉर्डिंग इट मीन्स क्लीनिंग द डिस्कार्डेड थिंग्स, ठीक है। वो जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको अपन साफ करके उनको संभाल के रखते हैं। शिल्प कृतियाँ यानी कि आर्टिफैक्ट्स, इसका मतलब है, हाँ नाम से ही पता चल रहा होगा कि मानव के द्वारा बनाई गई ऐसी वस्तुएं जैसे कि पत्थर के औजार हैं, चित्रकारियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, उत्कीर्ण चित्र आदि को शिल्प कृतियाँ कहा जाता है। जो इंसान बनाता है, मूर्तियाँ हो गई, पत्थर के औजार घड़ घड़ के जो बनाते थे पहले, वो शेप देना, वो हो गया। ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का मतलब ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स सच एज टूल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, एनग्रेविंग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट है संजाति व्रत। हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, अलग सा मीनिंग है। संजाति वृत्त यानी कि समकालीन नृजातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसके अंतर्गत मनुष्य के रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। और इस पूरी दो ढाई लाइन लिखी ना, उसको इंग्लिश में सीधा बोला जाता है एथनिक ग्रुप, ठीक है। तो इंग्लिश वाले एथनिक ग्रुप लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप्स, बस। जो एथनिक ग्रुप का मतलब जिसमें इंसान का खान पान, रहन सहन, वो कैसे रहता था, क्या खाता पीता था, उनकी स्टडी की जाती है, बस, और कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष की भूमिका, मतलब स्त्री पुरुष पहले क्या करते थे, क्या उनका बेसिकली काम होता था, कैसे मिलकर रहना, वो सब कुछ बातें, उनके क्या कर्मकांड किया करते थे। कर्मकांड का मतलब जैसे अपन कैसे हवन वगैरह करवाते हैं घर में, वो सब बातें, ठीक है। कर्मकांड हो गया, उनका क्या रीति रिवाज था, उनकी राजनीतिक संस्थाएं, मतलब उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टियां भी थी क्या, वो क्या था, और रूढ़ियों का क्या व्यापक सी, ये सब रूढ़ियाँ मतलब जो उनकी शुरू से परंपराएं जो क्या चल रही आती थी, वो सब। यानी कि स्टडीज मोड्स ऑफ लिवलीहुड, जेंडर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कंट्रोल्स एक्सेट्रा। कोई 2-4 भी लिख दोगे तो भी सही है, मतलब जिनके अंदर की इंसानों के पहले क्या रीति रिवाज थे, क्या संस्कृति थी, उनके बारे में स्टडी करना। वो कैसे पता चलता है, जब खुदाई वगैरह करते हैं, कुछ सोर्स मिलते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा वो भी ऐसे रहते होंगे, वो वाली बात है। फिर है रसदखोरी, नाम से ही पता चला, रसद या राशन मतलब खाने पीने का सामान। तो रसदखोरी का मतलब होता था, इसका संबंध भोजन की तलाश से है, ठीक है। यानी कि फॉर एगी का मतलब मीन्स टू सर्च ऑफ फूड। नेक्स्ट है जीवाश्म, फॉसिल्स, साइंस का वर्ड है, वैसे भी समझ में आता होगा, 10 तक ऐसे खूब सारे वर्ड पढ़े होंगे। फॉसिल्स का मतलब कि अत्यंत प्राचीन पौधे, बहुत पुराने पौधे, या फिर जानवर मान लो, या फिर मानव के कोई अवशेष, हड्डियां वगैरह हो गई, तो इंसानों के अवशेष भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो एक पत्थर के रूप में चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए, और चट्टानों में दबकर लाखों वर्ष तक उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, कायम है। मतलब कि
कोई अपने इंसानों की हड्डियाँ हो सकती है, पौधे हो सकते हैं, सड़ गड़ के पत्थरों के नीचे दब गए और चट्टानों का रूप ले लिया, रॉक्स बन गई और वो आज भी ऐसी की ऐसी है, उन्हें बोलते हैं फॉसिल्स। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट्स, मतलब बहुत पुरानी, एनिमल्स एंड ह्यूमंस विच हैव बिकम हार्ड एंड टर्न इनटू रॉक, जो चट्टानों में परिवर्तित हो गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है जीनस। हालांकि साइंस में तो समझ में आ रहा है कि जीन्स का मतलब क्या होता है, इनमें जीनस लिखा जाता है। इसका संबंध है प्राणियों के वंश से, वंश होता है प्राणियों का भी वंश, वो वाली चीज़ है। इट इज रिलेटेड टू द लाइनेज ऑफ बीइंग्स, मतलब वंश क्या था उनका, वंश की पता चलता है जीनस से। वैसे साइंस की मीनिंग से ही समझ में आ रहा है ये। एक है होमो, काफ़ी जगह यूज होगा थ्योरी में अपने, होमो। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। ध्यान रखना, होमो है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है मैन, लेकिन ये मैन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होगा। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो होमो है वो स्त्री के लिए भी यूज होगा और पुरुष के लिए भी यूज होगा, होमो ही वर्ड यूज होगा। आगे पढ़ेंगे अभी अपन, तो मैं थ्योरी में ये अभी तैयार कर लेंगे, तो आगे थ्योरी में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। होमो यानी कि लैटिन वर्ड विच मीन्स मैन, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, मतलब कि स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और एक नवा प्रजाति। प्रजाति तो वैसे जानते हैं स्पेसीज, मतलब खूब सारे वर्ड साइंस के हैं, लेकिन इनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे इसके बारे में पूछा जाता है। अर्थ समझ में आता है कि हाँ, स्पेसिफिक लिखोगे कैसे हैं वो जानना जरूरी है। प्रजाति जीवों का ऐसा समूह है जिसमें नर व मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके प्रजनन में समर्थ होते हैं। मतलब कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वैसे बहुत इजी है कि नर और मादा मिलके बच्चे पैदा करते हैं और वो बच्चे पैदा करने में वो ठीक भी, मतलब इसका समर्थ का मतलब वो कर सकते हैं इजीली। लेकिन एक चीज़ और है, एक प्रजाति के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये तो आप समझते होंगे कि जैसे गाय, तो गाय से गाय के बच्चे, भैंस से भैंस, मतलब कोई दूसरी प्रजाति, जैसे भैंस से गाय नहीं, गाय से गाय, भैंस से भैंस, मतलब एक प्रजाति से अपनी सेम प्रजाति से बच्चे पैदा होंगे, अलग अलग प्रजातियों से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये भी ज़रूरी है। मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज कैन नॉट मैक विद दोज ऑफ अदर स्पीसीज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये 9 बातें तो ऐसी थी जिनका एग्जाम में 1 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग। और दूसरी बात, अपन को इनका मीनिंग जानना जरूरी, क्योंकि थ्योरी के अंदर से वर्ड आएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है, इसलिए इनको याद करना है आपको। मेरे साथ ही साथ नोट्स बनाओ और इनको याद करना। अब जो मैं क्वेश्चन आंसर लेना शुरू कर रहा हूँ वो लाइन टू लाइन है, ठीक है, उसमें इन शब्दों का यूज होगा और भी खूब सारे वर्ड ऐसे हैं, वो अपन पहले उनके बारे में जान लेंगे क्वेश्चन बना के, तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक से बड़े एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझना है, ध्यान ये रखना, क्योंकि खूब सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े टिपिकल लग सकते हैं और सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, बस नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन है, प्राइमेट से आप क्या समझते हैं? प्राइमेट, MATE, ठीक है, प्राइवेट नहीं है, प्राइमेट है ये। प्राइमेट से क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर देखो कि प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह या उपसमूह है जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वानर, लंगूर और मानव आते हैं। ये स्तनपायी होते हैं, ठीक है, यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके अंदर इंसान भी आते हैं, बंदर भी आते हैं और लंगूर भी आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइमेट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स, मतलब कि ये मैमल्स का एक बड़ा ग्रुप है। स्तनपायी जो प्राणी होते हैं उन्हीं का एक उपसमूह है। स्तनपायी जैसे मनुष्य होता है उन जैसे ये हैं, उन्हीं के एक सब ग्रुप है। ठीक है, दे इंक्लूड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, एप का मतलब बंदर, हो क्या नाम, वो लंगूर होते हैं। फिर है प्राइमेट उपसमूह के प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, दे हैव बॉडी हेयर। ठीक है, दे हैव बॉडी हेयर। दूसरी बात, सबसे बड़ी खास बात ये है इनकी कि जो इनका शरीर पे बाल तो होते हैं, जो गर्भ धारण की अवधि होती है ना वो अपेक्षाकृत लंबी होती है। जैसे इंसानों में 9th मंथ को, 9 महीने को माना जाता है गर्भ धारण की टाइम पीरियड, इनकी जो अपेक्षा करते हैं वो थोड़ी लंबी होती है, ज़्यादा सालों में भी चली जाती है। तो ये ध्यान रखना कि रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड फॉलोइंग बर्थ। और दूसरा, जैसे अपने इंसानों में भी होता है वैसे ही मादा जीवों के बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ, स्तनपायी स्तन होते हैं। ठीक है, इनकी फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड द बेबी। और लास्ट बात ये है कि प्राइमेट जीवों के दांत है ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे इंसान के भी वैसे दांतों के अलग प्रकार है, लेकिन इनके तो डिफरेंट टाइप के होते हैं।
तो दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ ऑफ प्राइमेट, यानी प्राइमेट जीवों के दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ ऑफ प्राइमेट। के अलग अलग प्रकार कैसे, जैसे कोई आपने देखे होंगे लंगूर के या बंदर के दांत, किसी के तो जो 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और बाकी बीच वाले मीडियम इक्वल से होते हैं। तो वो ध्यान रखना, इनके डिफरेंट के दांत होते हैं, वो भी याद रह जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात तो नहीं है। तो ये भी जरूर याद रख। 3-4 बातें हुई। एक तो इनका जो गर्भधारण का गैस्ट्रो सिस्टम होता है, पीरियड होता है, वो लंबा होता है, शरीर पर बाल होते हैं, और इनके दांतों का जो तरीका अलग अलग होता है। फीमेल्स के अंदर 2 ग्रंथि होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती है, मतलब जिनके बच्चों से दूध पिलाया जाता है। ये क्वेश्चन ठीक हो गया। अभी अपन क्या करें, पूरे बेसिक्स जान रहे हैं। चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, चैप्टर बहुत कुछ सिखाएगा। अभी अपन बेसिक जान रहे हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फिर एक होमिनोइड, एक है होमोनिड, दोनों अलग अलग ध्यान रखना। होमोनोइड्स और होमिनिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों डिफरेंट है। होमोनोइड किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन से जीव शामिल हैं? व्हाट आर होमोनोइड्स कॉल्ड, व्हाट ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन दिस? ठीक है, तो ध्यान रखना, होमोनोइड बंदरों की तरह दिखते जरूर हैं। बंदर जो होते हैं मंकी जैसे दिखते हैं, लेकिन मंकी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, दिखते वैसे ही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि होमोनोइड्स और होमिनिड्स में डिफरेंट क्या है, वो भी अभी पढ़ेंगे अपन। तो पहली बात, तो पहले इन दोनों के बारे में जानेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे कि होमिनोइड बंदरों से कई तरह से अलग होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती, ये बड़ा अंतर है। दिखते हैं बंदर जैसे ही हैं, लेकिन बंदरों से शरीर में बड़े होते हैं, पूंछ नहीं होती, टैल नहीं होती। तो होमिनोइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज इन a number of ways. They have a larger body and do not have a tail. एक बात तो ये। दूसरी, होमिनोइड प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह है जो एशिया या, अब ध्यान रखना, ये जो प्राइमेट है ना, इसी का एक सब ग्रुप के अंदर माना जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऑप्शन आएगा ऐसा क्या कि उसमें लिखा रहेगा होमिनोइड्स, ठीक है, या फिर होमिनोइड्स लिख देगा और फिर ये पूछ लेगा कि किस ग्रुप का है। तो ये प्राइमेट ग्रुप का ही एक सब ग्रुप है, मतलब उसी में शामिल है, उसी के अंदर आता है। इसका मतलब ये भी स्तनपायी है, ये भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके शरीर पे हेयर होते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती है जब भी प्राइमेट की बात आती है। तो होमिनोइड प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह है जो कहाँ पाया जाता है, बेसिकली एशिया और अफ्रीका में। जैसे अपन एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, तो ये हमारे भी इंडिया में तो चाहे मत मिलो, लेकिन बाकी कंट्री, एशिया के अंदर जो जितनी कंट्री आती है, 2-4 कंट्री के अंदर ही मिल जाते हैं। इसके अंतर्गत वानर यानी कि एप शामिल होता है बस। तो होमोनोइड्स आर सब ग्रुप ऑफ प्राइमेट दैट ओरिजिनेटेड इन एशिया और अफ्रीका, द एप इज इंक्लूड इन दिस। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि वानर जो होता है वो इसके अंदर शामिल है, इस कैटेगरी में आता है। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि होमोनोइड्स क्या है, तब तो ये लिखना है, फिर थोड़ा सा वो लिख देना इसके अंदर क्या आता है, तो वानर आता है, और एक लाइन ये भी लिख देना कि ये प्राइमेट का एक सब ग्रुप है। बस, बहुत ईजी है। अभी डिफरेंस समझ में आएगा आपको। फिर है होमिनिड, वो तो होमिनोइड था। होमिनिड किस परिवार के सदस्य होते हैं और इस समूह की विशेषताएं क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, होमिनिड है ना, वो होमिनिड जैसे ही फैमिली का नाम है इनका, होमिनिड, होमिनिडेई। होमिनिड किस फैमिली से हैं? होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं, यानी कि होमिनिड्स बिलोंग्स टू फैमिली नॉन एज होमिनिडेई। होमिनिडेई, ठीक है, ये भी पूछा गया 1 मार्क्स में कि इसकी फैमिली का, इसके परिवार का क्या नाम है, होमिनिडेई। ठीक है, फिर अपन आगे लिखेंगे इनके समूह में मानव प्राणी भी शामिल है। इंसान इन जैसे थोड़े थोड़े दिखते हैं। इंसान की शुरुआती जो कैटेगरी देखोगे आप, जैसा कि आप डायग्राम देखो एक बार। हाँ, अब देखना, अभी मैं आपको ये, अभी मैंने जो डायग्राम आपको दिखाई वो तो होमिनिड्स का है, अब आगे होमोनोइड्स का भी दिखाऊंगा। फिर दोनों में जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो, पहला, इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, लार्ज ब्रेन साइज। सेकंड, पैरों के बल खड़े होने की क्षमता होती है इनके अंदर, किन में? होमिनिड्स में, यानी कि अपराइट पोस्चर। तीसरा, पैरों के सहारे चलते हैं, यानी कि बाइपेडल लोकोमोशन। और लास्ट चौथा, औजार बनाने योग्य इनके हाथों की विशेष बनावट होती है, यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड। जैसे इंसान के हाथ बने होते हैं तो ये औजार बना सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, वैसे इनकी हाथों की ऐसी शेप दी हुई है कि ये क्या कर सकते हैं, कोई औजार बना सकते हैं। ठीक है, तभी तो शिकार करना सीख गए थे, औजार बनाना सीख गए थे। लेकिन होमोनोइड्स के शेप, अब देखोगे, अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, तो वो पैरों के और हाथों के बल चलते हैं, वो चौपक के होते हैं, मतलब चारों पैर से चलते हैं, जबकि ये है ना पैरों के बल पर खड़े हो जाते हैं। इनको हाथों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हाथों के सहारे से, मतलब वो 4 पैर होते हैं उनके, और उनके हाथों की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है। अभी बताता हूँ आपको। अब देखो,
जो ये क्वेश्चन है, होमिनिड्स और होमोनोइड्स में क्या अंतर है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन होमिनिड्स एंड होमोनोइड्स। पहले आप दोनों डायग्राम को देखो। अब देखो, अब अपन के एक लेते हैं कि अंतर लेते हैं। देखो, हालांकि आपको कुछ तो समानताएं भी दिखेगी, कैसे कि दोनों के शरीर पे बाल होते हैं, दोनों स्तनपायी होते हैं, मतलब बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये सब बातें, वो तो ठीक है। तो आंसर भी ऐसा लिखना है, डेस्पाइट मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन बट देयर आर सम डिफरेंसेस। हालांकि बहुत सारी समानताएं भी हैं, उनके बावजूद कुछ अंतर भी पाए जाते हैं, ऐसा पूरी बात लिखनी है। पहला कि होमिनोइड्स का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। होमिनोइड्स हैव ए स्मॉलर ब्रेन एज कंपेयर टू होमिनिड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, होमिनोइड्स का जो मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है, एक बात तो ये। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि जो होमिनिड है उनका मस्तिष्क इनसे बड़ा होता है, वो एक ही बात है। तो होमिनोइड्स का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है, इसका मतलब होमिनिडों का मस्तिष्क बड़ा होता है। दूसरा, होमिनोइड्स चौपाए होते हैं, मतलब 4 पैर होते हैं इनके, जबकि होमिनिड 2 पैरों पर चलते हैं। यानी कि होमिनोइड्स हैव ए स्मॉलर ब्रेन एज कंपेयर टू होमिनिड्स, और होमिनिड्स हैव एन अपराइट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन वाइल होमिनोइड्स आर क्वाड्रपेड्स। यानी क्वाड्रपेड्स का मतलब होता है कि ये क्वाड्रपेड्स है, QUADRAPEDS। क्वाड्रपेड्स का मतलब 4 पैर वाले, और बाइपेडल का मतलब 2 वाले। तो ये ध्यान रखना, दोनों में ये फ़र्क है। फिर ये आपको पता है कि जो ये होमिनोइड्स हैं, ये पैर हाथों से ऐसे चलते हैं, तो ये जो हाथों वाला ऊपर वाला पोर्शन वो थोड़ा लचीला होता है, ताकि इजीली ऐसे चल सके, फिर सके, ध्यान रखना। तो होमिनोइड्स के शरीर का जो अग्र भाग है, मतलब जो आगे वाला भाग है वह, और दोनों पैर लचकदार होते हैं, मतलब थोड़ी ऐसे सॉफ्टनेस होती है उनमें। जबकि जो होमिनिड है उनकी हाथों की बनावट तो बिल्कुल अलग होती है, मतलब इंसान जैसे लगते हैं, ये ध्यान रखना है। तो होमिनोइड्स हैड फ्लेक्सिबल बॉडी, 4 आर्म्स मतलब आगे वाला, एंड बोथ लेग्स। और दूसरी बात, वेयरएज होमिनिड्स हैड ए डिफरेंट हैंड स्ट्रक्चर, उनका हैंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो बहुत ही शानदार, देखो नोट्स का लेवल देखो आप, यहाँ पर अपने होमिनोइड्स पढ़ा, होमिनिड्स पढ़ा, फिर दोनों का डिफरेंस भी यहीं पढ़ लिया, तो मतलब सब कुछ समझ में आ गया। दूसरी बात, पिक आपने देख ली तो उससे और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो चार्ल्स डार्विन। हु इज़ द ऑथर या हु इज़ द राइटर ऑफ बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो इस बुक के चार्ल्स डार्विन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर होमो हेबिलिस मनुष्य का काल मतलब टाइम पीरियड, होमो हेबिलिस मनुष्य का टाइम पीरियड क्या था, 22 लाख वर्ष ईसा पूर्व की बात है। होमो हेबिलिस मनुष्य की, जैसे जो अभी दिख रहे हैं ना, ये मनुष्य 22 लाख वर्ष पूर्व की, ऐसा अंदाज़ा होता है, हिस्ट्री है ये, तो 22 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, क्योंकि हमारी जो बुक है एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है, वो सोर्स सही माना जाता है। तो व्हाट आर द एज ऑफ होमो हेबिलिस मैन, तो होमो हेबिलिस मैन ओरिजिनेटेड इन 22 मिलियन ईयर्स अगो, 22 लाख ईयर्स एगो, मतलब 22 साल वर्ष पूर्व। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 हो गए हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने, हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जैसा 10th में मैंने किया था वैसे वैसे होने वाला है। बस वही जो मैंने भी आपको सिस्टम बताया स्टार्टिंग में कि रेगुलर रिवीजन आपको करते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, ओके।